हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी फिजिक्स कोर्स में जो हमारा यूनिट 1 का टॉपिक है थर्मोडायनामिक्स। ये होता क्या है और हिंदी में इसको कहते हैं ऊष्मागतिकी। ठीक है, इसके बारे में स्टडी करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, जान लेते हैं है क्या। ठीक है, इसका मीनिंग वर्ड से ही समझ में आ रहा है हमको। थर्मोडायनामिक्स मीन्स डायनामिक्स मीन्स थर्म का मीनिंग होता है हीट एंड डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन और इन मूविंग। और वर्ड को कंप्लीट करूं तो मोशन ऑफ हीट। ठीक है, मीन्स थर्मोडायनामिक्स में हम लोग हीट के मोशन की स्टडी करते हैं और हिंदी में आसानी से समझ में आ रहा है ये ऊष्मा की गति। ठीक है, यहां पर यह समझना बहुत जरूरी है कि थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो सबसे पहले इवॉल्व हुई थी। अब आप कह रहे होंगे कि ये कैसे कह रहा हूं मैं। ठीक है, तो समझते हैं कि अगर हम एक अगर एक एंशिएंट समय पर जाएं, आदि मानव के समय पर जाएं, तो वहां पर दो पत्थरों के फ्रिक्शन के कारण ही आग का डिस्कवरी हुआ था। सबसे पहला डिस्कवरी वही था, तो वही थर्मोडायनामिक्स था। मीन्स जो साइंस को समझने का तरीका था उसको हमने बाद में समझा, लेकिन जब दो पत्थर टकराए वहां पर हीट जनरेट हुआ और उस हीट के कारण ही आग डिस्कवर हुआ वहां पर। ठीक है, तो ये थर्मोडायनामिक्स एक एंशिएंट साइंस है या साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो सबसे पहले इवॉल्व हुई थी। इसी के बारे में हम लोग को स्टडी करनी है। हीट के मोशन की, रुकी हुई हीट की बात नहीं कर रहे हैं, किसी कंटेनर में रुकी हुई हीट की बात नहीं कर रहे हैं। मीन्स कि अगर एक एग्जांपल लूं आपके लिए कि जैसे देखिए एक चाय का कप है, ये एक चाय का कप है ना, और एक किसी रूम में रखा हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। इसका इनिशियल टेम्परेचर इतना है और हम इसको ऑब्जर्व करते हैं कि एक्चुअल में ये इसके साथ क्या होगा नेक्स्ट कुछ समय बाद। तो हमें क्या दिखाई देता है इसके साथ क्या होगा कि कप ठंडा हो जाएगा। मतलब कि जो इस कप का टेम्परेचर है कुछ समय बाद रूम के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। मतलब कि मान लेते हैं कि रूम का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, तो इस चाय के कप का टेम्परेचर भी कुछ समय बाद 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। मीन्स कि चाय का कप ठंडा हो जाएगा। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो कि ये कप ठंडा ही क्यों हुआ, गर्म क्यों नहीं हुआ। मतलब कि 50 डिग्री सेल्सियस था तो ये 27 डिग्री सेल्सियस ही क्यों हुआ, इसकी स्टडी करना। मतलब कि थर्मोडायनामिक्स जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग कुछ सर्टेन नियमों के द्वारा या कुछ नेचर के नियमों का उपयोग करके उसकी स्टडी करते हैं। इसकी भी एक लिमिट होगी कि हम लोग थर्मोडायनामिक्स का उपयोग कहाँ तक कर सकते हैं, इसके जो नियम्स हैं जितने भी होंगे उसके बारे में स्टडी करना। एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है, एक्चुअल में हीट की बात करें तो मैं हीट को एनर्जी के इक्विवेलेंट मान सकता हूँ। हीट एनर्जी इसको कहा जा सकता है। तो थर्मोडायनामिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं मोशन ऑफ हीट, या फिर इसको एनर्जी भी कह सकते हैं। मीन्स थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हीट के मोशन की स्टडी की जाती है और डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी की स्टडी की जाती है। ठीक है, क्योंकि हीट या हीट एनर्जी की बात करें तो यहां पर एनर्जी को समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर कोई वस्तु ठंडी होती है इसका मीनिंग क्या होता है कि इसमें से हीट बाहर निकल रही है। मैं इसको हीट कह दूं तब ये ठंडी हो रही है। मीन्स कि इस चाय के कप से हीट एनवायरनमेंट में चली गई। ऐसा ही क्यों हुआ इसकी स्टडी करना। या फिर कोई वस्तु ठंडी क्यों हो रही है, कोई वस्तु गर्म क्यों हो रही है। अगर मैं इसको बाहर से फिर से हीट दे दूं
इसको चाय के कप को दोबारा गर्म किया जा सकता है, ठीक है, मीन्स ये दोबारा 50 डिग्री सेल्सियस पे आ सकता है, लेकिन हमको कुछ कार्य करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नली, ठीक है। तो इसी की स्टडी करते हैं कि कोई वस्तु ठंडी क्यों हो जाती है, कोई वस्तु गर्म क्यों हो जाती है, मीन्स उसके ठंडे या गर्म होने के कारण, मतलब कि उसकी जो हॉटनेस है या कोल्डनेस है, हॉटनेस और कोल्डनेस, इसकी स्टडी करना एक पर्टिकुलर नियम के द्वारा या एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हम स्टडी करते हैं, जिसमें उसको कहा जाता है थर्मोडायनामिक्स या उष्मागतिकी, हीट का मोशन। जैसे एक सिंपल सा एक एग्जांपल है कि दो डिफरेंट टेम्परेचर की बॉडी है, मान लेते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है और एक और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसका टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस और इसका टेम्परेचर है मान लेते हैं कि 30 डिग्री सेल्सियस, और इनको इंटरेक्ट कराया जाए, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसमें से हीट यहाँ फ्लो होने लग जाएगी, मीन्स ये ऑब्जेक्ट कुछ ठंडा हो जाएगा और ये ऑब्जेक्ट कुछ ज़्यादा गर्म हो जाएगा। क्लियर है? तो इसकी स्टडी करना कि ये ऑब्जेक्ट ठंडा ही क्यों हो रहा है और ये ऑब्जेक्ट गर्म ही क्यों हो रहा है, इसकी स्टडी करना, मीन्स कि हीट टू वर्क एंड वर्क टू हीट, इसकी स्टडी करने के लिए थर्मोडायनामिक सब्जेक्ट को हमको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। ये एक बेसिक साइंस होता है, इसकी डेफिनेशन की सहायता से इसको समझेंगे अभी। मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं इसकी, ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study the motion of heat, energy and different form of energy, different form of energy, ठीक है। भौतिकी की वह शाखा जिसमें ऊष्मा की गति का अध्ययन किया जाता है, ऊष्मा की गति का, ऊष्मा की गति तथा विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का अध्ययन किया जाता है। प्रकार की ऊर्जाओं का अध्ययन जाता है, ये भौतिकी के अंतर्गत थर्मोडायनेमिक्स कहलाएगा, ठीक है, या ऊष्मागतिकी। तो अगर मैं ये कहूँ कि ऊष्मागतिकी सबसे पहले इवॉल्व हुआ था, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं होना चाहिए, जैसे आपको एग्जांपल मैंने दिया, ठीक है। तो इन जनरली जो मैंने इसके ये भी कहा था कि इसकी एक लिमिटेशंस भी है, मतलब कि वो लिमिटेशंस क्या है उसको थोड़ा समझ लेते हैं कि फिजिक्स या साइंस जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, मतलब कि दो टाइप से इसकी स्टडी की जा सकती है, एक क्वांटम लेवल पे होता है और एक क्लासिकल लेवल पे होता है। मीन्स अगर मैं बात करूं कि साइंस की, ठीक है, साइंस की अगर स्टडी करें, जो उसके पैरामीटर्स होते हैं, उसकी जो स्केल होती है उसकी बात करें, तो इन जनरली जो साइंस है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक है हमारा मैक्रोस्कोपिक लेवल या मैक्रोस्कोपिक लिख देते हैं, और दूसरा है
माइक्रोस्कोपिक, इसको मैं लिख सकता हूं सूक्ष्म स्तरीय, और इसको लिख सकते हैं स्थूल स्तरीय। मीन्स कि ऐसी कुछ क्वांटिटीज होती हैं जिसकी स्टडी करने के लिए हमको इस लेवल पे जाना पड़ता है। मीन्स मान लेते हैं कि सिंपल एक चाय का कप है, इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है। इसका टेम्परेचर मतलब कि चाय के कप का मतलब कि मैटर का, इसके अंदर जो पदार्थ है या मैटर है उसकी जो हम लोग स्टडी करते हैं, उसकी जो क्वांटिटीज होंगी, लाइक टेम्परेचर हो सकता है, इसका वॉल्यूम हो सकता है, आयतन, या फिर इसका प्रेशर भी हो सकता है, दाब, इन सब की स्टडी करना ये माइक्रोस्कोपिक लेवल या स्थूल स्तरीय होता है। ताप, आयतन, दाब की गणना करना, ये उस साइंस के अंतर्गत आता है जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, स्थूल स्तरीय। और माइक्रोस्कोपिक के अंतर्गत क्या आएगा कि हमें पता है कि मैटर जो होते हैं एटम से मिलकर बने होते हैं, और एटम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। तो उस एटम की स्टडी करना, एटम, या फिर मैं इलेक्ट्रॉन कह दूं, या प्रोटॉन कह दूं, या फिर न्यूट्रॉन कह दूं, सब पार्टिकल के मोशन की स्टडी करना। मीन्स मैं इसको कह सकता हूं पार्टिकल के मोशन की स्टडी करना, मतलब कि जो क्वांटिटीज होंगी वो वेलोसिटी, मोमेंटम, ये सब क्वांटिटीज क्या होंगी, माइक्रोस्कोपिक या सूक्ष्म स्तरीय क्वांटिटीज होंगी। हम इस चाय के कप की स्टडी कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो साइंस है वो डिफरेंट है। मीन्स मैक्रोस्कोपिक स्थूल स्तरीय मतलब कि हम लोग टेम्परेचर की गणना कर रहे हैं, मतलब कि इस पूरे कप की टेम्परेचर की गणना कर रहे हैं। इसमें जो मैटर है, चाय है, उसके टेम्परेचर की गणना कर रहे हैं। वॉल्यूम मतलब कि इस पूरे मैटर के वॉल्यूम की गणना कर रहे हैं। प्रेशर मतलब कि इसका पूरे का प्रेशर कितना है, इसकी स्टडी कर रहे हैं। तो ये मैक्रोस्कोपिक लेवल होता है। और माइक्रोस्कोपिक का मतलब ये होता है कि इस मैटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं, ठीक है, उसकी स्टडी करना, मतलब कि उसके मोशन की स्टडी करना, या डिफरेंट प्रॉपर्टीज के द्वारा उसकी एनर्जी की स्टडी करना, उसको हम लोग कह सकते हैं वेलोसिटी, मोमेंटम एंड और भी क्वांटिटीज हो सकती हैं, उसको आगे देखेंगे अभी। तो इन जनरली ये क्लासिकल लेवल पर होता है, और ये क्वांटम लेवल पे। एक एटम की स्टडी करना, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, प्रोटॉन की स्टडी कर सकते हैं, न्यूट्रॉन की स्टडी कर सकते हैं। तो ये दो अलग अलग साइंस है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स की जो लिमिटेशन मैंने कही वो केवल ये वाला साइंस है। थर्मोडायनेमिक्स जो है वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर ही वैलिड है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम थर्मोडायनेमिक्स का उपयोग नहीं कर सकते, इसके नियमों का उपयोग नहीं कर सकते। इसको आगे देखेंगे। और मैं इसकी सेकेंड डेफिनेशन, ये फर्स्ट डेफिनेशन हो गई, इसकी सेकेंड डेफिनेशन में लिख सकता हूं अभी, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर उपयोग करते हैं। तो मैं इसकी एक सेकेंड डेफिनेशन लिख देता हूं जो ज्यादा वैलिड डेफिनेशन है। जैसे branch of physics in which we study the macroscopic behavior. We study the macroscopic behavior of the system. हमारे लिए यहाँ जो सिस्टम था वो भी चाय था, ठीक है। भौतिकी की
वह शाखा जिसमें, ठीक है, भौतिकी की वह शाखा जिसमें निकाय के स्थूल स्तरीय गुणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये एक बेसिक डेफिनेशन है, तो हमको मैक्रोस्कोपिक लेवल पे समझना पड़ेगा। ठीक है, स्थूल स्तरीय गुण या फिर मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर या मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो उसी की स्टडी करेंगे हम। ठीक है, और इसको समझने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स भी जानने जरूरी हैं, उसी का डिस्कशन अभी आगे करेंगे। ठीक है, जैसे चलिए एक एग्जांपल लेते हैं फिर से। मैंने आपको बताया था कि एक चाय का कप है जो 50 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है, वो ठंडा हो जाता है, मीन्स कि हीट है वो फ्लो हो रही है चाय के कप से एनवायरनमेंट की ओर। ठीक है, तो इसी की स्टडी करना है बोल रहे हैं, तो इसके लिए हमको कुछ बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए। जैसे एक चाय का कप है, पचास डिग्री सेल्सियस पर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कि कुछ समय बाद ये ठंडा होगा, मतलब कि हीट का फ्लो होगा। तो इसमें हमको स्टडी करनी होगी 3 टाइप की चीज की, तो मैं यहां लिख रहा हूं इसको, सिस्टम, सराउंडिंग, ठीक है, और होगा बाउंड्री। ठीक है, सिस्टम का मतलब क्या होगा, जैसे चाय का कप है, चाय के कप को हम लोग सिस्टम कह सकते हैं, मतलब कि पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इन विच ऑब्जर्वर आर इंटरेस्टेड, क्योंकि मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो मुझे जो इंटरेस्ट होगा मैं उतने से यूनिवर्स के पार्ट को, मतलब यूनिवर्स में से कोई भी पार्ट्स को मैं क्या कर सकता हूं, सिस्टम को ले सकता हूं, उसको निकाय कहेंगे इन जनरल। ठीक है, सिस्टम को हम लोग कहते हैं निकाय, इसको कहा जाता है परिवेश। ठीक है, तो देखिए इसका मैं डेफिनेशन लिखता हूं, पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इन विच ऑब्जर्वर आर इंटरेस्टेड। ऑब्जर्वर मतलब कि ऑब्जर्व करना, सिंपल से ये ठंडा हो रहा है, तो इसमें कप को क्या बोल सकता हूं, सिस्टम, क्योंकि मुझे ये कप कितना ठंडा हो रहा है इसका मेजर करना है। ठीक है, पहले मैं इसका इनिशियल टेम्परेचर नोट करूंगा, फिर जब ये ठंडा हो जाएगा तो 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को नोट करूंगा। ठीक है, तो मेरा काम केवल इतना सा ही है कि इसकी स्टडी करना। ठीक है, तो ये सिस्टम हो जाएगा। सराउंडिंग मतलब कि हीट जो है कब से कहां गई, इन्वायरमेंट में, तो इस इन्वायरमेंट को मैं क्या कहूंगा, सराउंडिंग्स या परिवेश। मीन्स पार्ट ऑफ द यूनिवर्स जो सिस्टम नहीं है वही सराउंडिंग कहलाएगा। ठीक है, मीन्स मैं इसको बेसिकली कहूंगा पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम। ठीक है, सिस्टम को छोड़कर, ठीक है, ब्रह्मांड का पूरा भाग क्या हो जाएगा, परिवेश कहलाएगा, एनवायरनमेंट को बोल सकते हैं हम। क्लियर है। और देखिए बाउंड्री, मतलब कि बाउंड्री किस टाइप की है, अगर देखें हम चाय का कप है तो ये कर्वेचर से ये क्या है, ढका हुआ है, ऊपर से ओपन है, ऊपर से कोई बाउंड्री नहीं है। मीन्स की बाउंड्री क्या हो सकती है, 2 टाइप की हो सकती है। चाय का कप जल्दी ठंडा होगा, अब इसी चाय के कप को मैं एक थर्मस में रख दूं
तो उसके जो ठंडा होने की दर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठंडा होगा लेकिन वो जो रेट है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ कोल्ड जो होगा वो कम हो जाएगा, इसको देरी से ठंडा होगा, क्योंकि दोनों में वॉल का अंतर है। ये कप का वॉल है और वो एक एडियाबेटिक वॉल होगा, रुद्धोष्म दीवार होगी। ठीक है, तो उस बाउंड्री को हम लोग दीवार भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इन जनरली जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है उसको हम लोग बाउंड्री कहेंगे। ठीक है, सिस्टम से हीट सराउंडिंग में गई, जैसे देखिए यहां पर ये सिस्टम है और हीट यहां गई। ठीक है, तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच जो बाउंड्री होती है या जो जिस वजह से वो सिस्टम के बाहर जा रही है, पहले कप, मैंने चाय को कप में रखा तो हीट जल्दी जल्दी फ्लो हो रही थी, तो वॉल कैसी थी, इन जनरली कंडक्टिंग थी। और अगर मैं उसको थर्मस फ्लास्क में डाल दूं तो क्या हो जाएगा, उसकी वॉल जो है एडियाबेटिक हो जाएगी, नॉन कंडक्टिंग, मतलब कि इन जनरली आइडियली कहें तो वो नॉन कंडक्टिंग हो सकती है। ठीक है, लेकिन आइडियल चीज़ ऐसी कुछ नहीं होती है, क्योंकि थर्मस फ्लास्क में भी रखा हुआ जो चाय है या गर्म पानी जो भी, वो क्या हो जाएगा, ठंडा होता ही है। ठीक है, मतलब कि हीट उस थर्मस फ्लास्क से इन्वायरमेंट में जाती ही है। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि कोई आइडियल कुछ ऐसी चीज़ होती है। तो यहाँ पर बाउंड्री क्या होगी, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग भी होगी। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ये बेसिक चीज़ें हैं, सिस्टम, सराउंडिंग्स एंड बाउंड्री, इसको जानना जरूरी था हमारे लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम को पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या होते हैं। ठीक है, पहला होगा ओपन सिस्टम, खुला निकाय। ठीक है, ओपन सिस्टम का मतलब क्या होता है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एक चाय का कप है, ठीक है, इसमें चाय रखी हुई है और 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। ये चाय का कप ठंडा होता है, मीन्स इसमें सिस्टम और सराउंडिंग का इंटरेक्शन है। ठीक है, और ये सिस्टम ओपन क्यों है, क्योंकि चाय का कप ऊपर से तो ओपन है, मीन्स इसमें से हीट बाहर निकल रही है, तब ये ठंडा होगा। हीट या एनर्जी बाहर निकल रही है। ठीक है, और साथ में अगर चाय का कप ठंडा हो रहा है तो उसके साथ वेपर भी बाहर निकलते हैं, मतलब कि द्रव्यमान या मास, या मैं इसको मैटर भी कह सकता हूं। मैटर भी क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। मतलब कि ये जो सिस्टम है, ये जो चाय का कप है, अपने इन्वायरमेंट के साथ हीट, एनर्जी और मास दोनों का एक्सचेंज करता है। ठीक है, तो इस सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे, ओपन सिस्टम। इसको मैं लिख रहा हूं, द सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज एनर्जी as well as matter with surroundings लिख देते हैं। सराउंडिंग्स इज नोन एज ओपन सिस्टम। ऐसा निकाय जो परिवेश के साथ ऊर्जा तथा द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। एक चाय का कप है, ये हमारे लिए सिस्टम है, ओपन सिस्टम होगा। क्लियर है, जो दोनों हीट और मास दोनों का ट्रांसफर अपने सराउंडिंग में करता है और ये ठंडा हो जाता है। ठीक है,
और सेकेंड सिस्टम देख लेते हैं, क्लोज्ड सिस्टम। इसकी बात करें तो बंद निकाय। अब मान लेते हैं कि इसी कप को मैं क्लोज सिस्टम कैसे कहूंगा, जब मैं इस कप को ऊपर से बंद कर दूं। अब देखिए जो कप की जो बाउंड्रीज हैं वो चारों तरफ से बंद हो गई हैं। क्लियर है, मतलब वो कहीं से भी ओपन नहीं है अब। लेकिन क्या चाय का कप गर्म ही रहेगा हमेशा इतने ही टेम्परेचर पे? नहीं, वो कुछ समय बाद ठंडा हो ही जाएगा। क्लियर है, इसको चारों तरफ से बंद करने के बाद भी सराउंडिंग के साथ इसका हीट का एक्सचेंज होता ही है, मतलब कि हीट इसमें से बाहर निकलती ही है, हीट एनर्जी इसमें से बाहर निकलती ही है। लेकिन इसका जो मैटर है या इसका जो पदार्थ है वो बाहर नहीं निकलेगा, वेपर बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि वेपर जो है इस ढक्कन के नीचे की साइड जमा हो जाता है, लेकिन सिस्टम से बाहर नहीं निकलता, सराउंडिंग की ओर नहीं जाता। तो इसलिए क्लोज सिस्टम क्या होगा, केवल एनर्जी का एक्सचेंज करेगा अपने सराउंडिंग के साथ, मैटर का एक्सचेंज नहीं करेगा। तो इसको लिख सकते हैं, द सिस्टम that can exchange only energy with its surroundings। ठीक है, या फिर हिंदी में भी इसको लिख सकते हैं, ऐसा निकाय जो केवल परिवेश के साथ ऊर्जा का आदान प्रदान करता है। ऐसा निकाय जो परिवेश के साथ केवल ऊर्जा का करता है, बंद निकाय कहलाता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक टर्म्स हैं, ये पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसमें देखिए जो बाउंड्री थी और इसमें अंतर है, पहले वाले में ओपन सिस्टम में कप ओपन था तो एनर्जी और मैटर दोनों को एक्सचेंज कर रहा था। क्लोज सिस्टम में कप चारों तरफ से बंद था, मतलब इसको बंद निकाय कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी एनर्जी का एक्सचेंज कर रहा था, लेकिन वो मैटर का एक्सचेंज नहीं कर रहा होगा, हम ये श्योरली कह सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं थर्ड सिस्टम। थर्ड सिस्टम होगा आइसोलेटेड सिस्टम। विलगित निकाय। ठीक है, मीन्स कि एक ऐसा सिस्टम जो एनर्जी और मैटर दोनों को अपने सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं करे, तो ऐसा सिस्टम क्या हो सकता है, आइसोलेटेड या विलगित निकाय हो सकता है। लेकिन रियल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ इसका, तो एग्जांपल क्या हो सकता है, एक थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क में रखी चाय ठंडी होती है क्या? हाँ होती है, कुछ समय लगाती है। अगर एक मैं कहूँ कि एक चाय है जो कप में रखी है और थर्मस फ्लास्क में रखी है, तो कौन सी पहले ठंडी होगी? तो हमारा आंसर यही होगा कि कप में रखी हुई चाय जल्दी ठंडी होगी, थर्मस फ्लास्क में रखी जो चाय है वो कुछ देर बाद ठंडी होगी, 4-5 घंटे उसको लग जाएंगे ठंडे होने में। क्लियर है? तो मीन्स कि आइसोलेटेड सिस्टम उसको कहा जा सकता है क्योंकि वो बहुत देरी से ठंडा हो रहा है, उसमें मतलब कि बहुत देरी से एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। लेकिन अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो ऐसा निकाय जो अपने एनवायरनमेंट के साथ या अपने सराउंडिंग्स के साथ
दोनों का एक्सचेंज नहीं करता, मतलब कि एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज नहीं करता। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द सिस्टम दैट कैन नॉट एक्सचेंज एनर्जी as well as matter with its surrounding, इसको क्या कहेंगे हम लोग? विलगित निकाय या फिर आइसोलेटेड सिस्टम। ऐसा निकाय जो परिवेश के साथ ऊर्जा तथा द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान नहीं करता। विलगित निकाय कहलाता है। ठीक है, तो ये इसके बेसिक टर्म्स हैं, इसको समझने के तरीके हैं थोड़े से। ठीक है, तो मैं आपको कहूँगा कि ये चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो इसको और समझने के लिए आपको हमारे लेक्चर सीरीज के साथ बने रहना पड़ेगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और आगे इसके बारे में पढ़ेंगे।